हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सभी को? गुड Yes, मॉर्निंग yes, स्वराज जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सो वेलकम टू सेशन 6 ऑफ लर्निंग इन द मॉर्निंग। आज ये संडे का सेशन है, ये हमारा 6th सेशन है। इसके पहले 5 सेशन हो चुके हैं। ये हर संडे को हम कुछ ना कुछ नया लर्न करने का ट्राई करते रहते हैं। तो इस संडे हम गिट एंड गिटहब के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, मैंने किसी और सिस्टम से लॉगिन किया है, तो मेरी आवाज बराबर नहीं आती या कोई भी दिक्कत होती है लाइव क्लास में, तो प्लीज बीच में इंटरप्ट करके मुझे बताना कि मेरी स्क्रीन दिख नहीं रही है या आवाज नहीं आ रही है। तो देखो, आप लोगों ने अभी आप कुछ महीनों बाद आप आपका करियर शुरू करोगे कंप्यूटर साइंस में। आप ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस इस फील्ड के स्टूडेंट हो, आप कुछ ना कुछ डेवलप करते रहते हो। तो जब भी हम अपने आप को डेवलपर कहते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं टीम में, तो हमारे लिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि हमें गिट एंड गिटहब इनका नॉलेज हो। तो जो हमारा संडे का सेशन है, इसमें मेनली हम इन दो चीजों के बारे में लर्न करेंगे। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ICP 5 बैच के, तो उनके लिए ये सेशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेम चीज करिकुलम का भी पार्ट है। तो इसीलिए मैंने इस संडे के सेशन में ये पार्ट कवर किया ताकि वो लोग भी लर्न कर सके, और अदर देन रोड टू कोड जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया, वो लोग भी गिट एंड गिटहब के बारे में लर्न कर सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गिट एग्जैक्टली है क्या। तो गिट ना एक सॉफ्टवेयर है। इसको आप VCS भी कहते हो। इसका मतलब होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो आप जो भी चीजें प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हो, तो प्रोजेक्ट के ना अलग अलग वर्जन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने कोई एक पेज बनाया, तो वो हो गया वर्जन 1। और मैं उसमें अगर और कोई पेज डालता हूँ या कोई भी चेंजेस करता हूँ, तो वो हो जाएगा वर्जन 2। अगेन मैं और अगर कोई चेंजेस करता हूँ, तो वो हो जाएगा वर्जन 3। ये नेमिंग्स मैं ऐसे ही दे रहा हूँ नॉर्मली आप लोगों को समझाने के लिए। तो जब भी हम प्रोजेक्ट में कोई छोटा सा भी चेंज करते हैं, तो वो एक डिफरेंट वर्जन क्रिएट हो जाता है प्रोजेक्ट का। तो हमारे लिए बेहद डिफिकल्ट होगा कि प्रोजेक्ट का हर एक वर्जन ट्रैक कर सके। तो इसलिए ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट में जो भी वर्जनिंग्स होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, उनको ट्रैक करते रहते हैं। तो गिट ऐसा सॉफ्टवेयर है, इसको वर्जन कंट्रोल सिस्टम भी कहते हो। मतलब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं, उसकी हिस्ट्री को ट्रैक करने का काम गिट करता है। ये सिर्फ चेंजेस ही नहीं ट्रैक करता, तो ये यूजर को भी ट्रैक करता है कि किस यूजर ने ये चेंजेस किए। ये टाइम को भी ट्रैक करता है कि कौन से यूजर ने किए, सॉरी किस टाइम पे किए। इसके साथ साथ ये फाइल्स को भी ट्रैक करता है कि किन फाइल्स के अंदर चेंजेस हुए। सिर्फ फाइल्स का नेम ही नहीं, तो एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस हुए। एंड ये आपको डिफरेंस भी बताता है कि इस यूजर ने चेंज करने के बाद क्या हुआ और चेंज करने के पहले आपका प्रोजेक्ट कैसे था। तो ये गिट नाम के सॉफ्टवेयर के मतलब ये फीचर्स है कि बेसिकली आप अगर बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो, ग्रुप में काम करते हो, तो ये गिट नाम का सॉफ्टवेयर है, वो आपको हेल्प करता है ग्रुप में काम करने के लिए। आप इस सॉफ्टवेयर का यूज करके इजीली कोलैबोरेट कर सकते हो एक ही प्रोजेक्ट के गिटहब काम करने के लिए। तो यह है गिट नाम का सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक प्रोग्राम। और इसी सॉफ्टवेयर का यूज करके गिटहब बना हुआ है। ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक प्रोग्राम है जिसको हम हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं, और इस गिट का यूज करके गिटहब बना हुआ है।
तो बेसिकली एक कोड होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। कोड होस्टिंग प्लेटफॉर्म। तो गिटहब हमें अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड करता है। जैसे ग्रुप में काम करना हो तो एक्सेस प्रोवाइड करना कि आपके इस प्रोजेक्ट में कितने लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितने लोग काम कर सकते हैं, तो उनको एक्सेस प्रोवाइड करना। आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे होस्टेड रहता है, मतलब आप आपका कोड यहाँ पे अपलोड करके रख सकते हो। तो देखो, गिट एंड गिटहब दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों हम एक साथ ही यूज करते हैं। तो आपको ऐसा समझना है कि गिट एक सॉफ्टवेयर का नाम है, गिट एक प्रोग्राम का नाम है, और इस सॉफ्टवेयर का यूज करके गिटहब नाम की वेबसाइट बनी है। ठीक है, तो इस डोमेन में अलग अलग वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स भी हो सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर्स भी अलग अलग हो सकते हैं, और इनके वेबसाइट्स भी अलग अलग हो सकते हैं, बट सबसे ज्यादा फेमस है गिट एंड गिटहब। देखो, ये हुआ मोटा मोटे तौर पे इसका थ्योरेटिकल नॉलेज, बट ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करते हैं इनके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूं। चलो इसको ना प्रैक्टिकली पढ़ लेते हैं। लेट से मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ नया, और मैं इसको नाम दे देता हूँ फ्लिपकार्ट। मैं एक फ्लिपकार्ट की वेबसाइट बना रहा हूँ, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। एंड देन इसको मैं VS कोड के अंदर ओपन करूंगा। इस सिस्टम में इंस्टॉल्ड है या नहीं पता नहीं। चलो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैंने इस पीसी में नया यूजर बनाया था, तो हो सकता है VS कोड भी यहाँ पे ना हो। ये स्टेप्स आप सभी को पता है। हम्म, हाँ, तो मैंने अभी VS कोड में इस फोल्डर को ओपन कर लिया है। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे अभी कुछ चेंजेस करूंगा। जैसे मैं प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ, जैसे index.html। ये एक फाइल बनाई मैंने। तो एक फाइल बनाना मतलब क्या हुआ, एक चेंज यहाँ पे हो गया है। अब मैं यहाँ पे कोड कर लेता हूँ।
Flipkart, and then ऐसे मैंने यहाँ पे एक टैगलाइन भी लिख दी है, ठीक है। तो ये एक हमारा बेसिक लेवल का प्रोजेक्ट हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे नेम चेंज करना चाहता हूँ, या फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहता हूँ, और मैं चेंजेस करना चाहता हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम मैं क्या चाहता हूँ, ये जो वर्जन है, ये करंट वर्जन है, इसको मैं जैसे के वैसे ही रखूं, ताकि बाद में अगर मुझे लगे कि नहीं यही वर्जन प्रोजेक्ट का अच्छा था, तो मैं यहाँ पे वापिस आ सकता हूँ। तो इस प्रोजेक्ट को मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना है। तो जनरली हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट इस फोल्डर को पहले कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर इसको मैन्युअली ऐसा नाम दे देंगे V1। तो ये हो गया हमारा V1। तो इसके अंदर अभी जो भी चेंजेस थे वो है। अगेन मैं आगे जाके ज्यादा चेंजेस करूंगा। यहाँ पे मैं और कुछ डाल देता हूं। अब यहाँ पे मैंने और भी चेंजेस किए, तो मैं इन चेंजेस को भी ट्रैक करके रखना चाहता हूं। तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, इस फोल्डर को अगेन कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। इसको मैं नाम दे दूंगा V2। तो देखो, अगर आपको वो वाला वर्जन चाहिए जहां पे सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स, ये हेडिंग और पैराग्राफ था, तो आप जाओगे V1 फोल्डर को ओपन करोगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे वो वाला वर्जन चाहिए जिसके अंदर डिवीजन भी है, तो आप V2 को ओपन करोगे। तो ऐसे वर्जन्स अगर आप मैन्युअली क्रिएट करते हो तो क्या हो जाएगा, स्टोरेज स्पेस बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि आप हर एक चेंजेस के बाद कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो स्टोरेज का बहुत ज्यादा इश्यू आ जाएगा। उसके साथ साथ इन वर्जन्स को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा इश्यू रहेगा। मतलब मैनेज करना इतना बड़ा चैलेंज है कि हर एक वर्जन में क्या क्या चेंजेस हुए थे ये आपको ट्रैक करके रखना पड़ेगा। अभी प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ दो वर्जन है, V1 एंड V2। तो हमारे लिए आसान है कि V1 में एक हेडिंग थी, पैराग्राफ था, V2 में हमने एक डिवीजन ऐड कर दिया। तो ये हमारे लिए आसान है क्योंकि सिर्फ दो वर्जन है। लेकिन जब बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो बड़े प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पे चेंजेस होंगे, तो आप इतने सारे चेंजेस को ट्रैक नहीं कर पाओगे, मैनेज नहीं कर पाओगे। तो ये सारे हमारे पास चैलेंजेस हैं, इनको ओवरकम करने के लिए हमारे पास गीट आता है। ये क्या बोलता है कि एक ही प्रोजेक्ट रखो, उसी में मैं हिस्ट्री स्टोर करके रखूंगा कि क्या चेंजेस हुए क्या नहीं हुए। ये सारे चेंजेस गिट खुद स्टोर करके रखता है, और ये बहुत ज्यादा स्पेस नहीं लेता है। ऑप्टिमाइज तरीके से ये स्टोर करके रखता है कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या वर्जन्स क्रिएट हुए। उन वर्जन्स को हम एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी कहीं पे भी आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं दिखेगा। एक फाइल दिख रही है V1, दूसरी है V2। अगर नया पर्सन इस प्रोजेक्ट को देखता है तो उसको तो सालों लग जाएंगे कि V1, V2, V3, V4 ऐसे बहुत सारे वर्जन्स हो सकते हैं ना। तो इन वर्जन्स का मीनिंग क्या है ये समझने के लिए उसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारे पास गिट नाम का सॉफ्टवेयर है। तो ये ओवरऑल क्या करता है, आपके प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं उन सभी को ट्रैक करता है। इसके साथ साथ आप अगर ऐसे बनाते भी हो V1, V2, लेकिन फिर आप शेयर कैसे करोगे? किसी के साथ प्रोजेक्ट शेयर करना है तो आपको ईमेल पे भेजना पड़ेगा, व्हाट्सएप पे भेजना पड़ेगा। फिर वो पर्सन किसी और के साथ शेयर कर रहा है नहीं कर रहा है हमें नहीं पता है, वो उसका कैसे यूज कर रहा है ये भी हमें नहीं पता है। तो फिर शेयरिंग का भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो शेयरिंग के लिए हमारे पास है गिटहब। शेयरिंग बोलो या कोलैबोरेट बोलो या कोलैबोरेशन बोलो,
तो अगर आपको शेयर करना है, किसी के साथ कोलैबोरेशन करना है, तो इसके लिए हमारे पास है प्लेटफॉर्म गिटहब। तो इन दोनों चीजों के बारे में अभी हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले ना आपको गिट आपके पर्सनल कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखना है। मैंने कहा था ना कि गिट एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल्ड होता है। तो हम अभी गिट को इंस्टॉल करेंगे। तो आप सर्च करोगे किसी भी सर्च इंजन में डाउनलोड गिट, तो ये वाली लिंक आएगी, देखो git-scm.com, और यहां पे डाउनलोड फॉर विंडोज के ऊपर क्लिक करना है। एंड देन क्लिक हेयर टू डाउनलोड। मोस्ट ऑफ द केसेस में अपने आप डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो कहां पे सेव करना है, तो मुझे इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर देना है। ये डाउनलोड भी हो गया। देन अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये कुछ ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने हैं, जैसे एडिशनल आइकॉन ऑन डेस्कटॉप, मतलब डेस्कटॉप पे आपको आइकॉन दिख जाएगा गिट का। देन ऐड अ गिट बैश प्रोफाइल टू विंडोज टर्मिनल, ये भी आपको सिलेक्ट करना है ताकि आप विंडोज का जो टर्मिनल होता है वहां से भी आप गिट के कमांड्स रन कर सकोगे। नेक्स्ट नेक्स्ट। बाकी ऑप्शंस आपको एज इट इज वैसे ही रखने हैं। फिनिश। तो देखो, अभी आपने गिट नाम के सॉफ्टवेयर को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। अब आप चेक कैसे करोगे कि गिट इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है? तो ये चेक करने के लिए आप वीएस कोड ओपन करोगे। वीएस कोड के अंदर ना टर्मिनल होता है, जैसे विंडोज सिस्टम के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट होता है ना, मतलब जहां से हम कमांड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये टर्मिनल इंटीग्रेटेड होता है आपके वीएस कोड के अंदर भी। तो आप यहाँ टर्मिनल के ऊपर क्लिक करो, न्यू टर्मिनल, तो ये देखो यहाँ पे टर्मिनल आ जाता है। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और बैकटिक की बटन भी प्रेस कर सकते हो, देखो टर्मिनल, ये शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और बैकटिक, तो इससे भी आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा ऐसे। तो ये यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो गया है। आप यहाँ पे कोड भी कर सकते हो, मतलब कमांड्स टाइप कर सकते हो। जो भी गिट एंड गिटहब के कमांड्स होंगे वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। टर्मिनल को क्लोज करना है तो आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो। टर्मिनल को दोबारा अगर ओपन करना है तो यहाँ टर्मिनल के ऊपर क्लिक करना है एंड देन न्यू टर्मिनल। आप शॉर्टकट्स का यूज ज्यादा करो, कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक, टर्मिनल ओपन हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक, अगेन ये क्लोज हो जाएगा ना। सबसे पहले आपको कमांड टाइप करनी है गिट। तो यहां पे इसने एरर सेंड किए हैं, एक मिनट। तो फॉर सम रीजन हमारा गिट प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में ना आप गिट का खुद का शेल आता है जिसका नाम है गिट बैश।
तो आप उसी को यूज कर सकते हो। मतलब जैसे विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट होता है, पावर शेल होता है, वैसे आप एक गीट बैश करके कमांड प्रॉम्प्ट होता है, उसका आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एरो दिख रहा है, देखो यहाँ पे क्लिक करना है, ये डाउन एरो, एंड देन यहाँ से आपको प्रॉपरली आपका टर्मिनल चूज करना है। जैसे अभी पावर शेल है, हो सकता है कमांड प्रॉम्प्ट सिलेक्टेड हो, आपको चूज करना है गीट बैश। तो भी देखो यहाँ पे जो है गीट बैश ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आप गीट के कमांड्स टाइप कर सकते हैं। जैसे गीट टाइप किया, देखो इसने बोला है कि एग्जैक्टली आप गीट का यूज नहीं कर सकते, बट रिलेटेड कमांड्स इसने आपको प्रेजेंट कर दिए। प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है ये अगर चेक करना है तो आप git डैश डैश वर्जन टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको गिटहब का एक गीट का वर्जन दिख जाएगा। मतलब गीट नाम का जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया है उसका यहाँ पे आपको वर्जन दिख जाएगा। वर्जन है, इट मींस ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। तो देखो सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी कि आपको गीट नाम के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो यहां से हम एक्चुअली इसका यूज करना शुरू करेंगे। तो अभी हमारे पास इंस्टॉलेशन कंप्लीट है, मतलब हम सॉफ्टवेयर के कमांड्स यूज कर सकते हैं। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। सर एक्चुअली आपने गेट जो इंस्टॉल किया है तो शायद हाँ VS कोड ओपन था, हाँ जिसके कारण वो डायरेक्ट नहीं ले रहा हो। तो अगर हाँ आप VS हो कोड क्लोज करेंगे सकता तो है। शायद फिर से अपडेटेड सॉफ्टवेयर का कमांड ले ले हाँ शायद। हाँ हो सकता है, ये रीजन हो सकता है कि VS कोड को रिस्टार्ट करने के बाद वो डायरेक्टली उसी टर्मिनल में कमांड्स ले, हो जी सर, सकता ऐसा होता है। है। हाँ बात जी सही है आपकी। तो हमने अभी गीट का इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया है। इसके बाद हमें क्या करना है, गिटहब का अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है, जहां पे हमारे प्रोजेक्ट को हम होस्ट करके रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे। तो आपको जाना है github.com नाम की वेबसाइट पे। तो देखो ये है गिटहब की वेबसाइट। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो लेट्स बिल्ड फ्रॉम हेयर। सो यहाँ से आप सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे फीचर्स वगैरह भी यहाँ पे लिख कर दिए हैं, आप इनको एक बार पढ़ सकते हो। बट मेनली गिटहब का यूज दो चीजों के लिए होता है। एक तो आपका प्रोजेक्ट एक जगह पे होस्ट करके रखने के लिए, एंड दूसरा लोगों के साथ शेयर करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए। मतलब आप अगर इसको रिलेट करना चाहते हो तो ये बिल्कुल आपके गूगल ड्राइव के जैसा है। तो गूगल ड्राइव पे जनरली क्या होता है, तो देखो आप 3-4 लोग कहीं घूमने के लिए गए, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, फोटोज खींचे। वो अलग अलग दोस्तों के मोबाइल से हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही पर्सन के मोबाइल से हमने फोटोज लिए हो, 3-4 लोगों ने भी फोटोज लिए होंगे। तो फिर हम गूगल ड्राइव पे एक ऐसा फोल्डर क्रिएट करके रख देते हैं। जैसे आप गोवा में घूमने के लिए गए हो तो ट्रिप टू गोवा या गोवा, ऐसे आपने एक फोल्डर बना लिया, ठीक है। तो वैसे ही हम एक फोल्डर बनाते हैं जहां पे हमारा प्रोजेक्ट स्टोर होता है, बट ये गिटहब पे हम स्टोर कर देते हैं। उसके बाद आप क्या करते हो, ये जो फोल्डर होता है ये सिर्फ आपको एक्सेसिबल होता है। आप इसको 3 लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ शेयर करते हैं। ए, बी, सी। तो देखो अब क्या होगा, ये तीनों लोग यहाँ पे फोटोज ऐड कर सकते हैं। मतलब जिस जिसके फोन में फोटोज हैं वो सारे लोग इस गूगल ड्राइव पे अपलोड करेंगे, एंड देन आप इस गूगल ड्राइव पे देख सकते हो। कुछ लोग यहाँ से अननेसेसरी फोटोज डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोलैबोरेशन देख पा रहे हो तीनों के बीच में, कि एक शेयर्ड स्पेस है गूगल ड्राइव पे, एक ऐसा फोल्डर है जहां पे तीनों लोग काम कर सकते हैं।
ये फोटोज यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, फोटोज को डिलीट कर सकते हैं, और तीनों लोग ये सारी चीजें स्मूथली कर सकते हैं। वो अपने अपने डिवाइसेस पे भी इन फोटोज को डाउनलोड करके रख सकते हैं। इसके साथ साथ ना, अगर आपको लगता है कि ये, जैसे आपको पेरेंट्स को शेयर करना है या किसी और दोस्तों को शेयर करना है ये सेम फोटोज, बट आप चाहते हो कि उनके पास डाउनलोड का एक्सेस ना रहे, डिलीट का एक्सेस ना रहे, सिर्फ फोटो देखने का ही एक्सेस रहे, तो आप रीड ओनली मोड में भी लिंक शेयर कर सकते हो। तो देखो, यहाँ पे आप ये कंट्रोल भी कर सकते हो कि किसके पास कौन सा एक्सेस रहेगा। कुछ लोगों के पास एक्सेस है, वो लोग फोटोज अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास ये एक्सेस रहेगा कि वो फोटोज सिर्फ देख सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही गिटहब काम करता है, बस फोटोज की जगह आपका कोड होता है। आप जितने लोगों को एक्सेस देना चाहते हो उतने लोगों को एक्सेस दे सकते हो। कुछ लोग सिर्फ देख सकते हैं, कुछ लोग एक्चुअली में आपके कोड के अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। तो जो टीम में काम होता है, टीम में प्रोजेक्ट वर्क होता है, वो मैक्सिमम केसेस में गिट एंड गिटहब का यूज करके ही होता है। तो हमने गिट नाम के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया है कमांड्स परफॉर्म करने के लिए। अब हम अकाउंट बनाएंगे गिटहब का। तो ये गिटहब की वेबसाइट है, यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम अगर आ रहे हो तो साइन अप के ऊपर क्लिक करना है, वेलकम टू गिटहब ये सब बोल रहे हैं। यहाँ पे आपको आपका ईमेल ऐड करना है। यहाँ पे ईमेल एंटर करने के बाद कंटिन्यू। यहाँ पे पासवर्ड सजेस्ट करेगा, आप वहां से ले सकते हो या फिर खुद का पासवर्ड भी यहाँ पे डाल सकते हो। जो भी आपको पासवर्ड डालना है आप यहाँ पे डाल सकते हो, एंड देन उसके बाद कंटिन्यू। ये फिर ना आपको आपका यूजर नेम पूछेगा, तो आपको जो भी अच्छा यूजर नेम लगता है आप डाल सकते हो। जो आपका इंस्टाग्राम पे है, जो आपका लिंक्डइन पे है, सेम यूजर नेम आप यहाँ पे भी डाल सकते हो अगर वो किसी ने नहीं लिया है तो। बट कोशिश करो कि आपके सभी प्लेटफॉर्म्स पे सिमिलर यूजर नेम्स हो, जिससे आपको आसानी होगी कहीं पे भी शेयर करने के लिए। ICP में 5 मैं ये यूजर नेम रख देता हूं, देन कंटिन्यू। एंड देन वुड यू लाइक टू रिसीव प्रोडक्ट अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट वाया ईमेल, तो मैं नो कर देता हूं। तो अगर कुछ नया लॉन्च करते हैं गिटहब वाले तो आपको ईमेल सेंड करेंगे क्या, कोई अनाउंसमेंट वगैरह, तो मैं बोलता हूं मत सेंड करो, कंटिन्यू। देन ये आपको एक पजल देगा क्लियर करने के लिए। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे हैं, तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। पिक वन स्क्वायर दैट शोज 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, और 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। डन। तो ये पजल सॉल्व करने के बाद आपका अकाउंट अभी क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करो। अब ये पूछेगा आपको कोड जो आपके ईमेल पे सेंड कर दिया गया है, तो आपको आपका ईमेल ओपन करना है। यहाँ पे कोड सेंड किया गया है 611 45922। देखो आपका अकाउंट ऐसे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद ये कुछ स्टेप्स पूछेगा, तो इन सब को आप स्किप फॉर नाउ कर दो। डन। तो ये आपका अकाउंट बन गया है। तो ये होगा गिटहब का अकाउंट। यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में आपकी प्रोफाइल दिखती है, तो योर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करो, तो ये आपकी ऐसे प्रोफाइल दिखेगी। ये आप ग्राफ देख रहे हो, ये कंप्लीटली अभी व्हाइट है, ब्लैंक है, तो इसका मतलब है आपके कोई भी एक्टिविटीज नहीं है। जैसे आप किसी और का अगर अकाउंट देखोगे, जैसे मेरा अकाउंट ओपन करके देखते हैं नई टैब में, जैसे आप इंस्टाग्राम पे वगैरह प्रोफाइल देखते हो ना, वैसे यहाँ पे किसी भी गिटहब के यूजर की प्रोफाइल देख सकते हो।
मतलब आप कुछ चेंजेस नहीं करोगे, लेकिन प्रोफाइल सिर्फ देख सकते हो। तो जैसे ये मेरी प्रोफाइल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्राफ थोड़ा सा ग्रीन है। तो जितना ज्यादा डार्क, इसका मतलब होता है उस दिन पे हमने उतने ज्यादा कमिट्स किए हैं। तो कुछ आपका वर्क प्राइवेट होगा, मतलब रिपोजिटरीज प्राइवेट रहेंगे, कुछ रिपोजिटरीज पब्लिक रहेंगे। तो रिपोजिटरीज क्या होते हैं ये थोड़ी देर में मैं बताने वाला हूं, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्राफ कैसे ग्रीन है। तो ऑफकोर्स मीनिंगफुल कोड करना है, ग्राफ को जस्ट ग्रीन करने के लिए अननेसेसरी कमिट्स नहीं करने हैं। कमिट्स के बारे में भी अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। कमिट्स का मतलब होता है एक स्पेसिफिक कोड करने के बाद आप उसको एक नाम दे देते हो। तो आप जितने ज्यादा कमिट्स करोगे उतना ही ज्यादा ये ग्राफ ग्रीन होता है। और इसका एक बेनिफिट होता है, जब आप इंटरव्यूज के लिए वगैरह अप्लाई करते हो, कोई पर्सन आपका गिटहब अकाउंट देखता है, तो अगर आपके जितने ज्यादा एक्टिविटीज दिखेंगे उतना ही ज्यादा वो इंप्रेस होगा। बट हाँ, ऐसे अननेसेसरी वर्क नहीं दिखना चाहिए कि आपने जस्ट ग्राफ को ग्रीन करने के लिए कुछ भी कर दिया। मीनिंगफुल प्रोजेक्ट वर्क भी दिखना चाहिए, मतलब जो ग्राफ आपका ग्रीन है उसके रिगार्डिंग जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि आपने सही में उतना काम किया है। जैसे 2018 में देखो, सिर्फ एक ही है कि जिस दिन मैंने अकाउंट वगैरह बनाया होगा। 19 में थोड़ा बहुत मैंने कोड किया, तो यहाँ पे दिख रहा है कुछ थोड़े से ग्रीन। फिर 20 में थोड़ा इसका यूज करना मैंने शुरू कर दिया, तो यहाँ पे और भी ग्रीन दिख रहे हैं। 21 में ज्यादा यूज करना शुरू किया, 2022 में और ज्यादा यूज करना शुरू किया, 23 का ऐसे है। तो देखो, आप जितना ज्यादा यूज करोगे आपका ग्राफ उतना ही ग्रीन दिखेगा। तो ग्राफ को ग्रीन दिखना ये एक आपके लिए एज अ मोटिवेशन काम कर सकता है कि हाँ, मेरा ग्राफ और ज्यादा डार्क होना चाहिए, मैं और ज्यादा कोड करूंगा। बट सिर्फ ग्राफ को ग्रीन करने के लिए अननेसेसरी कोड मत करना, अदरवाइज इसका निगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। देखने वाला ऐसा सोचेगा कि जस्ट ग्राफ को ग्रीन करने के लिए इसने कोड करके रखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मीनिंगफुल कोड यहाँ पे होना चाहिए। आप ऐसे अलग अलग लोगों के रिपोजिटरीज देख सकते हो, वहां पे मैं बाद में आऊंगा। पहले वापिस चलते हैं अपने अकाउंट पे। तो ये अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब आप आपकी एडिट अकाउंट करके यहाँ पे आप आपके प्रोफाइल पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हो। अपलोड फोटो, कोई भी फोटो अगर यहाँ पे है तो वो आप ऐड कर सकते हो। करंटली मेरे पास कोई भी पिक्चर नहीं है, मैं एक डाउनलोड कर देता हूँ। तो देखो, आपके गिटहब के अकाउंट पे यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर भी सेट हो गई। अब आप इसको क्लोज कर सकते हो। दोबारा अगर आपको गिटहब ओपन करना है तो आप ऐसे ओपन करोगे, देखो github.com। यहाँ पे देखो आपकी प्रोफाइल दिख जाएगी। ये प्रोफाइल पिक्चर अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, बट हाँ, आपका अकाउंट ओपन हो गया है। अब ना यहाँ पे एक भी रिपोजिटरी नहीं है, तो पहले जान लेते हैं रिपोजिटरी का मतलब क्या है। तो रिपोजिटरी का मतलब है आपका प्रोजेक्ट फोल्डर, जहां पे आपका प्रोजेक्ट स्टोर्ड रहेगा, जिस फोल्डर के अंदर आपके प्रोजेक्ट का कोड रहेगा, ऐसा फोल्डर। तो आप प्रोजेक्ट फोल्डर को ही रिपोजिटरी कहते हो, मतलब जहां पे आपका कोड सेव्ड है। इसको शॉर्टकट में लोग रेपो भी बोलते हैं। तो रेपो का मतलब ही रिपोजिटरी होता है। तो आप रिपोजिटरी कैसे क्रिएट कर सकते हो, देखो
यहाँ पे जाना है आपके प्रोफाइल पे, या रिपोजिटरीज में जाना है। यहाँ पे कोई भी रिपोजिटरी नहीं दिख रही है तो न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करना है। अगर आपको होम पेज पे जाना है तो यहाँ गिटहब के लोगों के ऊपर क्लिक करो, अगेन आप होम पेज पे जाओगे। यहाँ पे भी देखो क्रिएट रिपोजिटरी की बटन है, क्योंकि अभी तक कोई भी रिपोजिटरी नहीं बनी हुई है तो हर जगह पे आपको इजीली ऑप्शन शो कर रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करके भी नए रिपोजिटरी के ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो देखो जैसे आप न्यू रिपोजिटरी के ऊपर क्लिक करोगे, ये ओनर मतलब आपके यूजर नेम यहाँ पे डिस्प्ले होगा, एंड देन रिपोजिटरी को आप क्या नेम देना चाहते हो वो नेम आप यहाँ पे दे सकते हो। तो जैसे हम अभी फ्लिपकार्ट के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो मैं चाहता हूं इसका नेम फ्लिपकार्ट ही दे दूं, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट मैंने नेम दे दिया। अब देखो आप आपकी रिपोजिटरी को पब्लिक रखना चाहते हो या प्राइवेट। पब्लिक का मतलब क्या होगा, इंटरनेट पे जितने भी लोग हैं वो आपके कोड को देख पाएंगे। और प्राइवेट का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ आपको दिखेगी रिपोजिटरी मतलब फोल्डर, या फिर जिन लोगों के साथ आप एक्सप्लिसिटली शेयर करते हो उन्हीं लोगों को ये रिपोजिटरी दिखेगी। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आप रिपोजिटरी सबके साथ शेयर करना चाहते हो या सिर्फ किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हो। तो देखो अगर आप ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो जो लोगों के साथ शेयर करना है, आपके स्किल्स को शोकेस करना है, आपने कुछ अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, तो उसको पब्लिक रखो ताकि हर कोई देख सके आपने क्या बनाया। लेकिन आप कोई पर्सनल वेबसाइट बना रहे हो, किसी बिजनेस के लिए काम कर रहे हो, या कोई आप ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हो कि लोगों को पता ना चले, जब मैं लॉन्च करूंगा तब लोगों को पता चले, अदरवाइज लोग कॉपी कर लेंगे। तो इस तरीके के आप सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हो, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हो, तो फिर आप इनको प्राइवेट रखो। तो याद रहे, आप अगर बाय मिस्टेक प्राइवेट बनाते हो तो उसको पब्लिक करते आता है, अगर आप बाय मिस्टेक इसको पब्लिक बनाते हो तो आप बाद में उसको प्राइवेट भी कर सकते हो। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट हाँ आपका कोड एक्सपोज नहीं होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट रिपोजिटरी बनाते समय ही आपको सोचना होगा कि आप पब्लिक मोड में बनाना चाहते हो या प्राइवेट। तो अभी हम लर्न कर रहे हैं, कोई भी हमारा कोड देखता है तो अच्छी बात है, उसको पता चलेगा कि हम कोड कर रहे हैं। इससे और एक बेनिफिट क्या होता है ना, लोग आपकी कोड क्वालिटी देख सकते हैं कि ये बंदा किस तरीके से कोड करता है, इसके कोडिंग स्किल्स कितने अच्छे हैं, एग्जैक्टली इसने क्या कोड किया है। तो जब तक वो सीक्रेट प्रोजेक्ट ना हो, बहुत ऐसे आईएमपी प्रोजेक्ट ना हो, अगर आपको आपके स्किल्स शोकेस करने हैं तो हो सके तो सभी रिपोजिटरीज आप पब्लिक ही रखो। तो मैं यहाँ पे पब्लिक के ऊपर सेलेक्ट कर देता हूँ एंड देन क्रिएट रिपोजिटरी। तो देखो यहाँ पे हमारी रिपोजिटरी क्रिएट हो गई है, बट इस रिपोजिटरी के अंदर कुछ भी नहीं है अभी के, ये कंप्लीटली ब्लैंक रिपोजिटरी है। आप सेटिंग्स में जाकर इस रिपोजिटरी को डिलीट भी कर सकते हो। अगर चेंज विजिबिलिटी पे क्लिक करके आप इसको पब्लिक या प्राइवेट भी कर सकते हो। तो बेसिकली आपने ना गिटहब गूगल ड्राइव पे कैसे आप एक फोल्डर बनाते हो, वैसे ही आपने गिटहब पे एक फोल्डर क्रिएट करके रखा है, एक रिपोजिटरी क्रिएट करके रखी है एक फ्लिपकार्ट नाम से। अब यहां पे जाओ, योर रिपोजिटरी के ऊपर क्लिक करो, तो देखो यहाँ पे एक फ्लिपकार्ट नाम की रिपोजिटरी दिख रही है। आप और भी रिपोजिटरीज बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। न्यू रिपोजिटरी के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है कैलकुलेटर, पब्लिक क्रिएट। मतलब आप जितने ऐसे फोल्डर्स बनाना चाहते हो उतने बना सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो, रिपोजिटरीज में जाओ, तो भी देखो 2 रिपोजिटरीज दिख रहे हैं। आप बाकी लोगों का कोड भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मान लो किसी ने आपको यूजर नेम दे दिया है, मेरा यूजर नेम है सूरज चंडे 247। तो आप यहाँ रिपोजिटरीज में जाके मेरे जितने भी रिपोजिटरीज पब्लिक हैं वो रिपोजिटरीज आप देख सकते हो। जो प्राइवेट होंगे वो आपको नहीं दिखेंगे, बट जितने भी पब्लिक है वो सब आप देख सकते हो।
फिर आपको देखना है कि हाँ एग्जैक्टली इसके अंदर क्या है, तो क्लिक करो, फिर आपको देखो पूरा कोड दिख जाएगा। ये क्लाइंट नाम का फोल्डर है, इसके अंदर और भी फोल्डर्स है, फाइल्स है, तो ऐसे आप देख सकते हो। वापिस उसी अकाउंट पे जाना है तो अकाउंट पे क्लिक करो, उस यूजर का अकाउंट दिखेगा। और आपको अगर आपका अकाउंट वापिस चाहिए तो यहाँ क्लिक करो यूर प्रोफाइल, तो आप आपके अकाउंट पे वापिस आओगे। ये है आपका अकाउंट और ये है 2 रिपोजिटरीज। तो ऐसे आपको मल्टीपल रिपोजिटरीज क्रिएट करने हैं जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हो वो। अब देखो हम देखेंगे कि कमांड्स का यूज करके यहां पे हमारा कोड कैसे पुश किया जा सकता है। तो ऑलरेडी आपने गिट को इंस्टॉल कर रखा है, तो सबसे पहले ना जब भी आप कोई चेंजेस करोगे तो ना गिट को पता चलना चाहिए ये किस यूजर ने किया है। तो उसके लिए आपको ग्लोबली यूजर के नेम्स और ईमेल सेट करके रखने पड़ते हैं, ताकि गिट नाम का सॉफ्टवेयर अगर कोई हिस्ट्री ट्रैक करता है तो वो हिस्ट्री आपके नाम से जानी चाहिए। इसके लिए तो उसके लिए मैं आपको कुछ कमांड्स बताता हूं। ये कमांड्स आपको सबसे पहले टाइप करना है गिट के कोई भी कमांड्स यूज करने से पहले। गिट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल यूजर डॉट नेम, और यहां आके जो भी यूजर का नेम होगा वो आपको टाइप करना है। जैसे यूजर का नेम क्या है यहाँ पे ICP May5, यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा जो आपने यूजर नेम सिलेक्ट किया है वो ICP May5। तो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे ICP May5। ये हो गया यूजर का नेम जो चेंजेस कर रहा है वो। देन उसके बाद आपको यूजर का ईमेल भी सेट करना होता है, और ये सिर्फ एक बार प्रोसेस करनी है, सबसे पहली बार, आपको बार बार नहीं करना है। जिस दिन आप गिट को इंस्टॉल करोगे उसी दिन आपको ये करना है गिट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब है हमेशा के लिए, ग्लोबल लेवल के सभी रिपोजिटरीज के लिए। अगर आप ये इतना पार्ट नहीं लगाते हो तो हर एक रिपोजिटरी के लिए आपको सेम प्रोसेस रिपीट करनी पड़ेगी। यूजर डॉट ईमेल एंड जो भी यूजर की ईमेल होगी वो आपको यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो ये 2 कमांड्स क्या करती है, देखो आपने गिट नाम का सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल कर दिया है गिट, तो इसलिए कमांड स्टार्ट होती है गिट से। कॉन्फिग का मतलब होता है गिट के जो खुद के कॉन्फ़िगरेशन है वो, उन कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर ग्लोबली, ग्लोबली मतलब हर एक रिपोजिटरी के लिए यूजर नेम क्या होगा, तो ये यूजर नेम होगा। मतलब जब चेंजेस ट्रैक करेंगे ना तो ये कौन से यूजर ने चेंजेस किए ये वहां पे ट्रैक करने के लिए हम ये यूजर नेम सेट करते हैं। उसके बाद सेम आपको ईमेल अगर सेट करना है तो git config डैश डैश ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, यहाँ पे यूजर की ईमेल ऐड कर देनी है। तो इससे क्या होगा, ट्रैक होना शुरू हो जाएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर यूजर ने ये चेंजेस किए। तो आप अगर कोई भी काम शुरू करते हो तो उससे पहले ये सेट कर देना, ठीक है। और इन सब के कमांड्स है ऑलरेडी। आप स्पेसशिप पे अगर जाते हो जहां पे आपके नोट्स होते हैं, ICP के अंदर यहाँ पे कहीं ना कहीं गिट एंड गिटहब नाम का ये होगा, ये देखो। तो गिट एंड गिटहब वाले सेक्शन में सारी चीजें हैं कि आप पहले गिट को डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, रिपोजिटरी क्या होती है, रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करनी है, उसके बाद आप क्रेडेंशियल्स कैसे सेटअप कर सकते हो, तो सब कुछ यहाँ पे है कमांड्स वगैरह। तो आप एक बार इसका रेफरेंस ले सकते हैं। तो देखो टर्मिनल अगेन ऑन कैसे करना है, आप सबसे पहले आप आपका प्रोजेक्ट ओपन करो, टर्मिनल के ऊपर क्लिक करो, न्यू टर्मिनल में जाओ एंड देन यहाँ पे आपको कमांड्स ऐड करने हैं।
git config dash dash global user dot name, और हमारे यूजर का नेम क्या है, ICP में 5। तो आपको ना टर्मिनल दूसरा चूज करना पड़ेगा अगर इस टर्मिनल पे कमांड्स रन नहीं हो रहे। तो इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, प्रॉपरली इंस्टॉलेशन ना होना या और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं जो मुझे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता है। तो आप ना git bash टर्मिनल का यूज करो, यहां से आप टर्मिनल चूज कर सकते हो जो आपको चाहिए, git bash। तो यहाँ पे कमांड्स फिर प्रॉपरली रन हो जाएंगे। git config dash dash global, हमें सेट करना है यूजर का नेम ICP में 5। तो देखो यूजर का नेम सेटअप हो गया, अब हमें ईमेल सेटअप करनी है। git config dash dash global user dot email, जो भी यूजर की ईमेल होगी वो भी आप यहाँ पे सेटअप करके रख लो, ICP में 5@gmail.com। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये वन टाइम है, एक बार करना है, इसके बाद आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में आप नॉर्मली git के कमांड जो है वो यूज कर सकते हो। तो लगभग 1 घंटा हो गया। इस 1 आवर में हमने क्या क्या कर लिया, पहले मैं आपको ये रिकैप करके दे देता हूं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने देखा है कि git ये जो है ये एक सॉफ्टवेयर है, यह है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। आपके प्रोजेक्ट में जो भी चेंजेस होता है उनको ये ट्रैक करके रखता है। ये जो गिटहब है ये आपका एक अकाउंट होता है जहां पे आप प्रोजेक्ट को होस्ट कर सकते हो। ये कोड होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। इसका यूज किस लिए होता है कि आप हर पर्सन को, आपके प्रोजेक्ट मेंबर्स को प्रॉपरली एक्सेस दे सको, आपके प्रोजेक्ट को होस्ट करके रख सको, वहां पे आप हिस्ट्री को ट्रैक कर सकते हो और लोगों के साथ प्रोजेक्ट को शेयर कर सकते हो। इसके बाद हमने गिट के अंदर कॉन्फिग सेट कर लिया है। कॉन्फिग सेट करने से क्या होता है कि आप जो भी चेंजेस करोगे तो वो चेंजेस कौन कर रहा है ये गिट नाम के सॉफ्टवेयर को पता चल जाता है कि किसके नाम से ये चेंज स्टोर करने हैं, मतलब ये जो चेंजेस है ये किसके अकाउंट में ऐड करने हैं। तो इसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर देते हैं। तो अभी अभी हमने कॉन्फ़िगरेशंस ऐड कर दिया है इसे, git config global user dot name, git config global user dot email। अब इसके बाद एक्चुअल हमारा वर्क शुरू होता है। ये जो अभी तक हमने किया ये सिर्फ और सिर्फ सेटअप है। अगर आपने आज का सेशन प्रॉपरली अटेंड किया है तो आपको दोबारा से इतना पार्ट देखने की जरूरत नहीं है। सीधा गिट को इंस्टॉल करो, गिटहब पे अकाउंट बनाओ और ये कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करो, ठीक है। अब पार्ट 2 जो है उसमें हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली में कमिट्स क्या होते हैं, कमिट्स कैसे करना होता है, प्रोजेक्ट को पब्लिश कैसे करना होता है, ये सारी चीजें अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट वन आवर हो चुका है, जस्ट मुझे 5 मिनट का ब्रेक चाहिए, उसके बाद तुरंत कंटिन्यू करेंगे। तो आप भी अगर पानी वानी पीना है तो 5 मिनट पी सकते हो, मतलब 5 मिनट का ब्रेक ले लो। तुरंत 5 मिनट बाद दोबारा से शुरू करना है हमें यही सेशन, ठीक है। आविष्कार पूछ रहा है न्यू लैपटॉप लिया क्या? नहीं नहीं, नया लैपटॉप नहीं लिया, ये पिंकी का लैपटॉप है। मेरे पास कहाँ उतने पैसे।